31 अक्टूबर 1984। सुबह की ताज़ी हवा में दिल्ली अभी जाग ही रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर बगल के बंगले की तरफ बढ़ रही थीं। उन्हें एक ब्रिटिश फिल्मकार को इंटरव्यू देना था। दूरी इतनी कम थी कि गाड़ी बुलाना बेकार लगा। वो पैदल ही चल पड़ी। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंची, उनका एक परिचित बॉडीगार्ड अचानक सामने आ गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। इंदिरा गांधी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल वहां खड़े दूसरे गार्ड ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में उनका पूरा बदन गोलियों से छलनी हो चुका था। सांसें अभी भी चल रही थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो लोग सन्न रह गए। जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्हीं के हाथों उनकी जान गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों और कैसे हुई भारत की सबसे ताकतवर नेता की हत्या। 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो कई लोगों ने उन्हें कमजोर और अनुभवहीन समझा। उनके विरोधी ये मान बैठे थे कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1971 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और कांग्रेस को 352 सीटें दिलाईं। उसी साल भारत पाक युद्ध में उनकी दृढ़ता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1974 में परमाणु परीक्षण करके भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी से कम नहीं। दुनिया उन्हें आयरन लेडी कहने लगी। लेकिन ताकत के साथ विवाद भी आते हैं। 1971 के रायबरेली चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, लेकिन देश भर में विरोध की लहर उठ गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने खुलकर इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। देश में रेल हड़ताल, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता में भारी असंतोष था। जब इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो उन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। अखबारों पर ताले पड़ गए, लोगों के अधिकार छिन गए, लोकतंत्र जैसे जम गया। करीब 2 साल बाद जब 1977 में चुनाव हुए, तो जनता ने वोट से अपना जवाब दे दिया। इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। पंजाब में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी हार मानने वालों में से नहीं थीं। सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने पंजाब की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। वहां उन्होंने एक स्थानीय धार्मिक प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरावाले को राजनीतिक समर्थन दिया। भिंडरावाले ने जमीनी स्तर पर काम किया और 1980 के चुनावों में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जो पौधा इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था, वो एक दिन उनके लिए ही खतरा बन गया। हार के बाद अकाली दल ने पंजाब को विशेष दर्जा देने की मांग तेज की। भिंडरावाले ने भी इस मांग का समर्थन किया, लेकिन उसका तरीका राजनीतिक नहीं बल्कि आग उगलने वाला था। उसके भाषणों से पंजाब की आबोहवा बदलने लगी। उग्रवाद फैलने लगा, हिंसा और दहशत का माहौल बन गया। सिखों की सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों ने अपना अड्डा बना लिया और इस पूरे नेटवर्क का चेहरा था भिंडरावाले। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे भारी फैसला साबित हुआ। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हुई। कुछ दिनों में उग्रवादियों को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में कई निर्दोष श्रद्धालु भी मारे गए।
अकाल तख्त, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक राजनीतिक केंद्र, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार के लिए ये एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन सिख समुदाय के लिए ये उनकी आस्था पर सीधा हमला था। पूरे सिख समाज में आक्रोश की लहर फैल गई। इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। खुफिया एजेंसियों ने बार बार सलाह दी कि सिख सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उनका कहना था, ऐसा करने से सिखों में गलत संदेश जाएगा। उन्हें अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। उन्हीं गार्ड्स में एक था बेअंत सिंह। पिछले 10 सालों से वो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो अक्सर अपने चाचा कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे जाने लगा। एक दिन कथा सुनते हुए बेअंत की आंखें भर आईं। तब कहर सिंह ने धीरे से कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। बस यही वो पल था जिसने बेअंत के मन में एक खौफनाक इरादे की नींव रख दी। कुछ दिनों बाद बेअंत सिंह ने अपने साथी गार्ड सतवंत सिंह को ये योजना बताई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सतवंत के दिल में भी नफरत की आग जल रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। एक दिन ड्यूटी के दौरान सतवंत की नजर परिसर के एक पेड़ पर बैठे बाज पर पड़ी। सिख धर्म में बाज को 10वें गुरु गोबिंद सिंह का प्रतीक माना जाता है। दोनों ने इसे एक संकेत की तरह लिया, जैसे ऊपर से इजाजत मिल गई हो। उस दिन के बाद उन्होंने तारीख तय कर ली, 31 अक्टूबर 1984। दोनों ने उस दिन के लिए सेंट्री बूथ के पास की ड्यूटी की अदला बदली की। सतवंत ने पेट दर्द का बहाना बनाया, बेअंत ने भी अपनी शिफ्ट बदल ली। सब कुछ बेहद सोच समझकर प्लान किया गया था। 31 अक्टूबर सुबह के 9 बज रहे थे। इंदिरा गांधी का ब्रिटिश निर्देशक पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू तय था। वो चलते हुए सेंट्री बूथ की तरफ बढ़ रही थीं। तभी उनकी नजर बेअंत सिंह पर पड़ी। हमेशा की तरह उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़े, लेकिन आज बेअंत के चेहरे पर ना मुस्कान थी, न सम्मान। अगले ही पल उसने रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां दाब दी। गिरते हुए इंदिरा गांधी के होठों से बस इतना निकला, बेअंत, ये तुम क्या कर रहे हो? सतवंत सिंह घबरा गया। बेअंत चिल्लाया, देख क्या रहा है, चला गोली। और फिर सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी दौड़े। बेअंत सिंह वहीं मारा गया। सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल होकर पकड़ा गया। इतनी गोलियां लगने के बावजूद इंदिरा गांधी जीवित थीं। आर.के. धवन और दिनेश भट्ट ने उन्हें उठाया और एक एम्बेसडर कार में डालकर सीधे एम्स की तरफ दौड़ पड़े। सुबह 9:30 बजे वो एम्स पहुंची। देश के बेहतरीन डॉक्टर जुट गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें तुरंत बुलाया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी एम्स पहुंचने लगे। उनके चेहरों पर दुख के साथ साथ एक और डर था, अगर इंदिरा गांधी नहीं बची तो देश फिर आग में जल सकता है। दोपहर करीब 2 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घाव बहुत गहरे थे, खून बहुत ज्यादा बह चुका था। ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जो पूरे देश में आग लगाने वाली थी। सरकार ने शाम तक ये खबर आधिकारिक तौर पर नहीं थी, लेकिन अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थीं। एम्स के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि हत्या उनके ही 2 सिख गार्ड्स ने की है, माहौल बिगड़ने लगा। सिख विरोधी नारे उठने लगे। यहां तक कि विदेश दौरे से लौट रहे राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी सिख थे। शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और रात 8 बजे दूरदर्शन पर जब आधिकारिक ऐलान हुआ, तब तक दंगे अपने चरम पर पहुंच चुके थे। पूरी दिल्ली जल रही थी। उसी रात राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। पुलिस ने सतवंत सिंह से पूछताछ की। 3 दिनों की तलाश के बाद कहर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेशंस कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे कड़वा सच ये था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में हजारों निर्दोष सिख अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, इतिहास की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, नफरत और बदले की आग में सबसे पहले निर्दोष ही जलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।